दीपाली राणा, आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हम लेकर आते हैं ताकि आपको सिखा सके निवेश के गुण और आपकी मदद कर सके आपके निवेश को बेहतर बनाने में, आपके सपनों को पूरा करने में। योर मनी में हमारे एक्सपर्ट्स आपके सभी सवालों को आंसर भी करते हैं, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट से जुड़ी तमाम बारीकियों पर भी हम चर्चा करते हैं ताकि इन्वेस्टर एजुकेशन को भी प्रमोट कर सकें। तो आप भी आ सकते हैं शो में अपने सवाल पूछने के लिए। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। #AskAwaz योर मनी ये हमारा हैशटैग है। फेसबुक, ट्विटर पर आप इस शो को देख भी सकते हैं लाइव, अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं। ईमेल भी है yourmoney@nw18.com। तो जो भी कन्वीनियंट वे आपको लगे आप अपने सवाल हमें लिख भेजिए। चलिए आज के एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं और योर मनी में आज के मेहमान हमारे साथ मौजूद है रुंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ मौजूद है। मिस्टर रुंगटा, वेलकम टू CNBC आवाज, स्वागत है आपका। और ढेर सारे सवाल हमें मिले हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे ही और पहले कॉलर से भी कनेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले क्विकली एक कमेंट आपसे कि आप क्योंकि थोड़ा सा इक्विटी मार्केट भी कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले कम टर्बुलेंस दिखा रहा है, तो किस तरीके के क्लाइंट इंटरैक्शंस आपके हो रही हैं? कि कोई अप्रीहेंशन अभी भी इन्वेस्टर्स के मन में नए इन्वेस्टमेंट्स को लेकर म्यूचुअल फंड्स में, या फिर वो कंफर्टेबल हैं? इनफैक्ट दीपाली, अगर हम बात करें अभी तो मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होकर अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन अगर हम SIP रिटर्न्स को देखें तो कई इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्हें SIP में भी पिछले 2 साल से अगर करते आ रहे हैं तो भी बहुत ही कम रिटर्न मिले हैं। तो काफी इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो थोड़े डिससैटिस्फाइड हैं ये बोलते हुए कि मैं 2 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ और हमें नेगेटिव रिटर्न या एकदम फ्लैट रिटर्न दिखने में आ रहा है। तो ये ट्रेंड अभी आगे जाते हुए अगर मार्केट सुधरता है, मार्केट बेटर होता है, तो आपको पता चलेगा कि 2 साल में जो आपने अक्यूमुलेट किया यूनिट्स को, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको अभी मिलने लगेंगे। तो एक ही सजेशन है कि इन्वेस्टर्स को SIP अगर कर रहे हैं तो पेशेंस रखें। जब लो फेज होता है मार्केट का, जब वॉलेटाइल होता है, तब आप यूनिट्स अक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, और जब मार्केट बढ़ेगा तब आपको सारे अक्यूमुलेशन से बेनिफिट मिलने लगेगा। तो ये थोड़ा लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, लेकिन इसे बने रहना होगा। ओके, चलिए तो सवालों को शामिल करना शुरू करते हैं और पहले कॉलर भी हमारे साथ कनेक्टेड है अपना सवाल पूछने के लिए। कुणाल खन्ना है दिल्ली से। कुणाल नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, गुड इवनिंग दीपाली मैम। मैं अपनी सिस्टर का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं अभी अपनी सिस्टर का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ और मेरे पास 5 फंड्स हैं जिसमें मैं SIP करता हूँ। एक है ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड, जिसमें 10,000 की SIP है। एक मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स फंड, उसमें 5,000 की SIP है। एक कैनरा रोबेको है स्मॉल कैप फंड, जिसमें 5,000 की SIP है। एक मेरे पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है जिसमें 5,000 की SIP है, और एक कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड जिसमें 5,000 की SIP है। मेरा करंट कॉर्पस अभी है 2,40,000 का, और मैं लॉन्ग टर्म के नेक्स्ट 15 ईयर्स के व्यू पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और मैं 5 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ। मेरे पास स्कोप है अभी इसको बढ़ाने का, लेकिन मैं 20,000 की और SIP कर सकता हूँ, टोटल 50,000। तो मेरे को अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू और क्या मैं 50,000 की SIP से 5 करोड़ तक पहुंच सकता हूँ? ओके, पूछ लेते हैं मिस्टर रुंगटा से कि उनका सजेशन क्या है। तो सवाल तो आपने इनका सुन लिया, लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास की पोर्टफोलियो वैल्यू है, 30,000 की SIP चल रही है, 15 इयर्स में 5 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इन्होंने बहुत क्लटर्ड नहीं किया है अपना पोर्टफोलियो, लिमिटेड फंड्स इन्होंने रखे हैं। ICICI प्रू भारत, मोतीलाल ओसवाल 150, कैनरा स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। तो क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो पर कुछ चेंजेस करने हैं या नहीं, और साथ ही इनके गोल पर आपकी राय? दीपाली, अगर हम ओवरऑल पोर्टफोलियो को देखें ना, तो कुछ मेजर चेंजेस या कुछ भी बदलाव करने की जरूरत मुझे नहीं लगती। आई थिंक पोर्टफोलियो अच्छा है, कंसाइज है, 5 फंड भी है, 30,000 रुपीज के लिए हर एक कैटेगरी में एलोकेशन है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी रीजन ऐसा कोई है कि हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है। जो इनका लक्ष्य था, जो इनका करंट पोर्टफोलियो वैल्यू है, प्लस जो SIP कर रहे हैं, इनका इन्हें 5 करोड़ 15 साल में चाहिए, तो वो थोड़ा मुश्किल है। अगर उतना अक्यूमुलेट करना है तो इन्हें 1.5 गुना और बढ़ाना होगा अपनी SIP। तो करंट अक्यूमुलेशन से मैं अगर देखूं और मैं एक्सप्लेट करूं कि आगे जाते हुए एक अज्यूम करें कि भाई कितना रिटर्न मिले, तो करीबन 2 करोड़ आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट में 12 से 14% के आसपास का रिटर्न मिलता है। तो ये भी अनुमान है। तो अगर 5 करोड़ चाहिए तो इन्हें इन्वेस्टमेंट 1.5 गुना से और बढ़ाना होगा।
हालांकि ऑफकोर्स एक चीज है कि इन्वेस्टमेंट जो ये कर रहे हैं एटलीस्ट इन्हें एक लक्ष्य मालूम है कि इन्हें क्या अचीव करना है और कितना शॉर्टफॉल है। तो एक तरीका ये होगा कि आप इन्वेस्ट करते रहें, ज्यादा स्ट्रेस ना लें। इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है, हमें पता है हमें कहां तक पहुंचना है, क्या शॉर्टफॉल है वो भी हमें पता है। तो जितना आपसे हो सके कंफर्टेबली उतना आप अभी करें, और जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी आपकी, आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहें, ताकि आप जितना पास अपने लक्ष्य के आ सके उतना भी अगर आ जाएंगे तो बहुत अच्छा आपका माना जाएगा। जरूरी नहीं हम पूरा लक्ष्य पूरा कर सकें, लेकिन जितना पास आ जाएंगे उतना अच्छा होगा। तो जैसे इनकम बढ़ेगी प्लीज अपना इन्वेस्टमेंट आगे जाते हुए बढ़ाते रहिए। ओके, चलिए ठीक है। तो ये सजेशंस आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं कि कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है फिलहाल आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि जो फंड्स आपने सेलेक्ट किए हैं वो सही हैं। आप इन्हीं में इन्वेस्टेड रहिए, मॉनिटर करते रहिए रेगुलरली अपने इन्वेस्टमेंट्स को, लेकिन जो बातें आपको बताई हैं उनको जरूर ध्यान में रखिएगा। और रही बात आपके गोल की, तो आपको अपनी एसआईपी अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा अपने गोल को हासिल करने के लिए। 30,000 की एसआईपी से थोड़ा सा अनलाइकली है, जो कि आपका 2 करोड़ का टारगेट है। ऑल दो फंड्स आपके ठीक है, तो आप हर साल थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज कर सकते हैं, और स्टेप अप एसआईपी का भी फॉर्मूला अपनाएंगे तो भी अपने गोल को हासिल कर लेंगे। पंचम कुमार मिश्रा जमशेदपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। मिश्रा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? 1 करोड़ इन 18 ईयर, और मुझे 5,000 और एडिशनल इन्वेस्ट करना है, तो कौन से फंड में मैं करूंगा, और इस इन्वेस्टमेंट से क्या मेरा टारगेट अचीव हो पाएगा क्या? तो आपके भी कितने की एसआईपी चल रही है? 15,000 की एसआईपी चल रही है हर महीना जी। और अभी आपके पोर्टफोलियो की कितनी वैल्यू हो चुकी होगी? 1.5 लाख रुपए की है। अच्छा ठीक है। और 1 करोड़ का आपने टारगेट बताया, राइट? जी, और 5,000 और एडिशनल फंड मुझे और एसआईपी का बढ़ाना है, तो क्या नया इस फंड में करूं या इसी में इन्वेस्ट करूं, थोड़ा बताइए। समझ गए, ठीक है। तो 15,000 की आपकी एसआईपी है। फंड्स में इनके बता दूं तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 3,000 रुपए महीना, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 3,000 रुपए महीना, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और क्वांट एक्टिव में भी 3,000 रुपए महीना, यानी टोटल इनके पास 5 फंड्स है। 3,000 ईच ये डाल रहे हूं। जैसे आपने इनका सवाल सुना कि ये 5,000 के एडिशनल एसआईपी करेंगे, यानी टोटल एसआईपी जो है इनकी वो लगभग 20,000 के आसपास की हो जाएगी। 1 करोड़ का टारगेट इन 18 ईयर्स। सजेशन इनके पोर्टफोलियो और इनके गोल पर। मिश्रा जी, आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही चेंजेस करने की मैं सलाह दूंगा कि आप क्वांट एक्टिव फंड की जगह आप आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें, और बाकी जो आपकी स्कीम्स है वो अच्छी हैं, आप बेहिचक उसमें कंटिन्यू करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एलोकेशन भी अच्छे हैं और स्कीम्स भी अच्छी हैं। जो एडिशनल अमाउंट आपने कहा कि आपको 5,000 रुपए हर महीने के और इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं सुझाव दूंगा कि एक नई स्कीम ना जोड़ें, आप अपनी एग्जिस्टिंग जो स्कीम है उसमें ही अमाउंट बढ़ा दें। तो आप 2,500 रुपए की एसआईपी जो है, क्योंकि आपको 5,000 हर महीने का करना है, आप 2,500 रुपए से 2 स्कीम में ऐड कर लीजिए। आपके पास एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ऑलरेडी है और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है, इन दोनों में आप 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें बढ़ा के इन दोनों स्कीम्स में 5,500 रुपए कर लीजिए। तो आपका अमाउंट भी बढ़ गया और नंबर ऑफ स्कीम्स भी लिमिटेड रहेगी और डाइवर्सिफिकेशन भी आपका पूरा होगा। जहां तक आपके लक्ष्यों का सवाल है, 18 साल में आपको 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं, तो वह बहुत कंफर्टेबली आपका हो जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट है आपको कि आपका ये 18 साल में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा होगा इस इन्वेस्टमेंट से। तो इनफैक्ट और कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से डबल ही होता हुआ दिख रहा होगा। तो आप बेशक कंटिन्यू करिए, लक्ष्य पूरा हो जाएगा। स्कीम्स अच्छी हैं, लिमिटेड रखिए और अपने एसआईपी से एग्जिस्टिंग स्कीम से बढ़ा दीजिए। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपको दिए गए हैं। आपका जो टारगेट है वो एग्जिस्टिंग एसआईपी से आप पूरा कर सकते हैं। 5,000 की जो आपकी एसआईपी है उसकी जगह आप एक नया फंड जरूर ऐड कर सकते हैं। और जैसे बताया आपको हर्षवर्धन जी ने कि एसबीआई कॉन्ट्रा, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, इन फंड्स में आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और साथ ही इनफैक्ट दोनों फंड्स भी आप शामिल कर सकते हैं। जो 5,000 के एडिशनल एसआईपी आप प्लान कर रहे हैं उसके लिए आप 2,500 ईच आप डाल सकते हैं। एक छोटा सा बदलाव है, क्वांट एक्टिव फंड की जगह आप आईसीआईसीआई मल्टी कैप इस फंड को चुन सकते हैं। ये सजेशन है, बाकी सब तमाम जो आपके फंड्स हैं पोर्टफोलियो वो सही, उनमें आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। विक्रम सिंह से आप बातचीत करते हैं। विक्रम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, एक्चुअली क्या ना, मैंने पारंपरिक टैक्स में लगभग 5,000 की एसआईपी कर रहा हूँ लास्ट 3 मंथ से।
एक्सेस ग्रोथ इक्विटी फंड में मैंने 5,000 का 2 साल से कर रहा हूँ। डीएसपी और यूटीआई का फ्लेक्सी कैप फंड है, वो रेगुलर प्लान है, उसमें लगभग 3 साल से कर रहा हूँ 25-2500 की एसआईपी। टोटल मैंने अब तक इन्वेस्ट 3.5 लाख के आसपास वैल्यू कर दिया है, और 18 साल का गोल है 1 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो जाएगा क्या? ठीक है, 15,000 की एसआईपी, फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू है 3.5 लाख रुपए के आसपास। और जैसा बताया इन्होंने कि 18 साल में 1 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं। फंड्स में क्विकली इनके बता दूं तो इनके पास पीपीए एफएस म्यूचुअल फंड 5,000, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज 5,000, डीएसपी फ्लेक्सी कैप में 2,500, यूटीआई फ्लेक्सी कैप में 2,500 है। तो बताइए इनका पोर्टफोलियो आपको कैसा लगा और क्या सजेशंस? देखिए दीपाली, मैं इनके पोर्टफोलियो में ज्यादा बदलाव नहीं करने की सलाह दे रहा हूँ। कारण यह है कि क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट जो है काफी सालों से चलते आ रहा है, तो अगर कोई भी हम चेंजेस करते हैं तो इसमें टैक्स इंप्लीकेशन आएगा। मान लीजिए अगर वो रिडेम्पशन करके कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, स्कीम दूसरी स्कीम में लगाते हैं, तो इनका टैक्स इंप्लीकेशन काफी ज्यादा होगा। और ये एक बात को डेफिनेटली ध्यान में रख रहे हैं कि इनकी एग्जिस्टिंग स्कीम जो है वो ठीक है, इसमें कोई इतनी बदलाव करने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ एक चीज जो वो जरूर से कर सकते हैं वो है कि जो इनका एसआईपी कर रहा है, जो फ्रेश एसआईपी ये डीएसपी फ्लेक्सी कैप में कर रहे हैं, वो बंद करें और वही अमाउंट वो जो कर रहे हैं इसमें करीबन 2,500 रुपए है, ये 2,500 रुपए ये यूटीआई फ्लेक्सी कैप जो इनके पास ऑलरेडी फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसमें बढ़ा दें। तो डीएसपी फ्लेक्सी कैप में आपका फ्रेश एसआईपी नहीं जाएगा, इंस्टेड यूटीआई फ्लेक्सी कैप में जहां पे आप 2,500 कर रहे हैं उसकी जगह उसे 5,000 कर दें। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेटेड है आपका डीएसपी फ्लेक्सी कैप में उसे आप निकालेंगे नहीं, तो जो जहां है वही रहेगा, सिर्फ फ्रेश एसआईपी बंद होगी जो डाइवर्ट होकर यूटीआई फ्लेक्सी कैप में बढ़ जाएगी। तो इससे आपको कोई भी इंप्लीकेशन टैक्सेशन वगैरह का नहीं आएगा। और जहां तक आपके लक्ष्य का सवाल है कि 18 साल में 1 करोड़ रुपए, तो जी हाँ, आपके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है और जो फंड वैल्यू एक्यूमुलेटेड है उससे अगर आप बढ़ते हैं आगे तो 1 करोड़ रुपए आप बहुत कंफर्टेबली 18 साल में एक्यूमुलेट कर पाएंगे। ओके, तो यानी आप 1 करोड़ के टारगेट हासिल कर सकेंगे 18 इयर्स में। पोर्टफोलियो में ज्यादा बदलाव की सजेशन नहीं है। डीएसपी फ्लेक्सी कैप से आप निकल सकते हैं और यूटीआई फ्लेक्सी कैप में आप 5,000 की एसआईपी चला सकते हैं। एक चीज और बताइए मिस्टर रुंगटा, चलिए ये तो इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की बात हुई, लेकिन कंसीडरिंग कि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा 18 सालों में, शायद 1 करोड़ का जो विजन अभी लेकर चल रहे हैं तब शायद इनको ज्यादा फंड्स की जरूरत करे। इन केस अगर ये अपनी इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज करते हैं गोइंग फॉरवर्ड, तो क्या सजेशन इनके लिए रहेगा? अगर कुछ और कैटेगरी ऑफ फंड्स ये ऐड करना चाहें तो इन्हीं फंड्स में करें या कुछ नए फंड्स भी ऐड कर सकते हैं? जी नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है दीपाली, क्योंकि ये चीज हम अगर देखें कि 18 साल बाद 1 करोड़ रुपए तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली उतनी नहीं रहेगी जितनी आज है। तो इन्फ्लेशन की वजह से तो इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो जरूर से आगे जाते हुए ये लगेगा कि इन्हें अमाउंट बढ़ाना है और वो और इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। तो अगर वो और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इनके पोर्टफोलियो में स्कोप है कि वो और दूसरी टाइप कैटेगरी की स्कीम्स जोड़े। अभी जो इनके पास है वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है और डीएसपी फ्लेक्सी कैप और यूटीआई फ्लेक्सी कैप। तो डेफिनेटली अगर आगे जाते हैं तो ये दूसरी कैटेगरी के स्कीम्स भी जोड़ सकते हैं। जैसे अगर इन्हें प्योर मिड कैप चाहिए क्योंकि 18 साल का टाइम होराइजन है, तो शायद ये प्योर मिड कैप में भी एक स्कीम ले सकते हैं, या ये मल्टी कैप ले सकते हैं जिसमें स्मॉल कैप भी थोड़ा बहुत आ जाता है। तो ऐसे अलग ऑप्शन रहेंगे इनके पास अगर ये आगे जाते हुए बढ़ाना चाहते हैं। ओके, तो चलिए काफी सारी चॉइसेस आपको बताई गई हैं। इनकेस अगर आप आगे जाते हुए अपने फंड्स को इंक्रीज करना चाहें तो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, किन फंड्स को ऐड कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरीज को शामिल कर सकते हैं, वो तमाम बातें आपको मिस्टर रुंगटा ने भी बताई। लेकिन चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवालों को करेंगे शो में शामिल। जल्द वापस आते हैं। मनी अशोक रुंगटा हमारे साथ मौजूद आपके सवालों को आंसर करने के लिए। अगले कॉलर से कनेक्ट करते हैं। विजय हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से। विजय, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। यस, गुड इवनिंग। करंटली मैं अभी कुछ एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैडम, और टोटल इन्वेस्टमेंट मंथली 50,000 का है, और 50,000 मैं सिर्फ 2 लिक्विड फंड में डाल रहा हूँ ताकि वो कुछ होम लोन कम कर सकूं। और मेरा नेक्स्ट 15 ईयर का टारगेट 5 करोड़ का है मैडम। तो ये पॉसिबल हो पाएगा जो अभी मेरे एसआईपी है?
अभी आपके कितने समय से आपने एसआईपी शुरू करी है, मतलब वैल्यू कितनी आपके पोर्टफोलियो के फिलहाल? अभी फिलहाल 3.57 है और मैंने दिसंबर से स्टार्ट किया है 2022 से। 3.5 लाख के आसपास आपने इकट्ठा कर लिया। हाँ, आपने जो बताया आपका लगभग 5 करोड़ का टारगेट है, यानी 15 साल में। हाँ, 15 साल में, और मैं 30-40,000 एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूँ अगर कुछ एसआईपी दूसरी लेनी है या इसी में चेंजेस करना होगा तो। हाँ, यस, मंथली बेसिस पे आप एलोकेशन इंक्रीज कर सकते हैं 30-40 हजार का। ओके, हाँ, कर सकता हूँ। तो मिस्टर रुंगटे, जैसे आपने सुना 50,000 की एसआईपी इनकी ऑलरेडी चल रही है, 3.5 लाख की पोर्टफोलियो वैल्यू है, 30-40 हजार और बढ़ा सकते हैं। पहले इनका पोर्टफोलियो मैं बता दूं, कैनरा रोबो को स्मॉल कैप में 7,000 रुपए महीना, एचडीएफसी लार्ज मिड कैप में 6,500 रुपए महीना, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में 6,500, क्वांट एक्टिव फंड में 8,000 रुपए महीना, एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड में 5,000, आईसीआईसी प्रो इक्विटी एंड निफ्टी एंड डेट फंड में 5,000 ईच, यूटीआई निफ्टी 50 में 5,000 और क्वांट मिड कैप में 7,000 रुपए महीना ये डाल रहे हैं। पहला सवाल तो इनका पोर्टफोलियो कैसा है, कुछ चेंजेस करने हैं फंड्स में या नहीं। दूसरा, जैसे इन्होंने बताया 15 ईयर से 5 करोड़ का टारगेट है, इसी इन्वेस्टमेंट से पूरा हो जाएगा या फिर नहीं, इनको इंक्रीज करना पड़ेगा? और अगर इस इन्वेस्टमेंट से पूरा हो भी सकता है, क्योंकि इनके पास 30-40,000 का स्कोप है और इन्वेस्ट करने का, तो डेफिनेटली उसको भी लगाना चाहिए। किन फंड्स में लगाएं, क्या व्यू है? तो पहले से दीपाली, अगर ये 15 साल तक यही इन्वेस्टमेंट करते हैं, बढ़ाते नहीं है, जो 50,000 है और 3.5 लाख ऑलरेडी एस्टिमेटेड है, तो इनका पूरा 5 करोड़ का कॉर्पस पूरा टारगेट पूरा नहीं होगा। ये करीबन 3 करोड़ आसपास हम एस्टिमेट करते हैं पहुंच जाएंगे। तो अच्छी बात यह कि ये और 30-40 हजार रुपया बढ़ा सकते हैं। तो अगर वो जोड़ते हैं इसमें तो डेफिनेटली इनका 5 करोड़ का टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। अब जो इनके पोर्टफोलियो की बात है, मैं अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो 30-40 हजार रुपये और बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो मैं एक बार नहीं जोड़ रहा हूं। तो अगर हम 50,000 में से है देखते हैं तो किस तरह से इन्हें कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो वेल, इनके एग्जिस्टिंग स्कीम्स में से मौजूदा जो इनका इन्वेस्टमेंट है उसमें से ही मैं मेजोरिटी ले रहा हूँ, सिर्फ एक स्कीम और इनमें जोड़ूंगा। तो यूटीआई निफ्टी फंड में निफ्टी 50 जो इनके पास ऑलरेडी है उसमें ये 10,000 इन्वेस्ट करें। एसबीआई कंज्यूमर अपॉर्चुनिटीज में भी 10,000 करें। एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप में 10,000। एक आईसीआईसीआई मल्टी कैप फंड में जोड़ रहा हूँ, जो ये पोर्टफोलियो में जोड़ सकता है वो है 10,000 रुपए, और क्वांट मिड कैप फंड में 10,000 रुपए। तो ऐसे 10-10 करके ऐसे 5 स्कीम रखते हैं तो 50,000 हो जाता है। अब ये सवाल उठता है कि इन्हें ये जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है, तो इनके पास एक चॉइस है कि यही 5 फंड्स में ये अमाउंट बढ़ा दे इक्वली। तो मान लीजिए इन्हें 30,000 और इन्वेस्ट करना है, 40,000 करना है, तो ये डिवाइड कर लें 5 स्कीम में और उतना ही अमाउंट 10 की जगह 15,000 या 16,000 कर लें। तो ये एक तरीका होगा इनके पास आगे जाते हुए अपना कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए। इसके अलावा जो इनके पास इन्वेस्टमेंट है वहां से रिडेम्पशन करके इन्हीं 5 को कंसोलिडेट कर। ओके, तो चलिए आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा चेंज किया गया है, थोड़े से बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं, नोट कर लीजिए आप ये चेंजेस। एसबीआई कंज्यूमर अपॉर्चुनिटीज फंड 10,000, एचडीएफसी लार्ज मिड कैप 10,000, आईसीआईसीआई पॉलिटी कैप 10,000, क्वांट मिड कैप 10,000 और यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 10,000। ये तो है आपका 50,000 रुपए के हिसाब से पोर्टफोलियो जो होना चाहिए। तो ये आप नोट कर लीजिए जो जो चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से। दूसरी बात, जो आपका कॉर्पस है, अगर आप 50,000 की एसआईपी करते हैं तो 3 करोड़ का कॉर्पस एक्यूमुलेट कर सकेंगे, और अगर आप डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे तो अपने गोल को बहुत कंफर्टेबली हासिल कर लेंगे। तो वो तो ठीक है, लेकिन इन्हीं फंड्स के साथ आपको रहना है। तो ये नया पोर्टफोलियो आपको कैसा होना चाहिए वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिर्फ ये 5 फंड्स आप रखिए और आप इन्वेस्टेड रहिए। अगला सवाल लेंगे अब। मोनी ने सवाल भेजा है हमें ईमेल के थ्रू। 46 ईयर्स इनकी एज है, फिलहाल 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं। एचडीएफसी फोकस 30 इन्होंने खरीदा हुआ है 5,000 रुपए के लिए, 15,000 की एसआईपी करना चाहते हैं, तो यानी 10,000 और ये डाल सकते हैं कोई 2 फंड्स में। एसबीआई कॉन्ट्रा और क्वांट एक्टिव फंड, ये 2 फंड इन्होंने अपने लिए आइडेंटिफाई किए हैं। तो पहला सवाल तो इनका यही है कि एचडीएफसी फोकस 30, एसबीआई कॉन्ट्रा, क्वांट एक्टिव, इन 3 फंड्स को मिलाकर पोर्टफोलियो 15,000 के हिसाब से कैसा रहेगा, या कोई और पोर्टफोलियो बनाए आपके पर्सपेक्टिव से। पर्पस इनका लॉन्ग टर्म ही है, 46 ईयर्स एज है, तो रिटायरमेंट प्लानिंग के तौर पे या रिटायरमेंट के वक्त वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से ये पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या सजेशंस आपके? तो मैं दीपाली, देखिए जो एचडीएफसी फोकस्ड फंड है वो कंटिन्यू डेफिनेटली कर सकते हैं। दूसरा जो इन्होंने शॉर्टलिस्ट कर रखा है एसबीआई कॉन्ट्रा एंड क्वांट एक्टिव, उसमें से मैं सुझाव दूंगा कि एसबीआई कॉन्ट्रा भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें। तो एचडीएफसी फोकस्ड हो गया, दूसरा एसबीआई कॉन्ट्रा फंड हो गया। जहां तक मल्टी कैप कैटेगरी की बात है, मेरा सुझाव रहेगा इंस्टेड ऑफ क्वांट एक्टिव फंड ये आईसीआईसीआई प्रो मल्टी कैप फंड ले, दैट विल बी बेटर। और
ये बात है कि जो रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म है तो डेफिनेटली इक्विटी से एक्यूमुलेट करेंगे। जब रिटायरमेंट के पास रहेंगे तब इन्हें सोचना होगा कि इन्हें इक्विटी में ही कंटिन्यू करना है कि धीरे धीरे डेट में ट्रांसफर कर लें, और फिर रिटायरमेंट के बाद में उन्हें वापस कैसे यूज करना है वो उस समय वो डिसीजन ले सकते हैं। और क्योंकि इनकी सारी स्कीम्स एक्टिव है, मेरा सुझाव ये रहेगा कि ये हर 2 साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो को चेक कर लें, और कोई भी अगर डेविएशन फ्रॉम बेंचमार्क अंडर परफॉर्मेंस दिखता है तो उसमें उस समय कुछ बदलाव करने की जो जरूरत लगेगी वो उस समय देखें। तो 2 साल में एक बार अपना पोर्टफोलियो रिव्यू जरूर करें। ओके, तो पोर्टफोलियो को रिव्यू करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, वो तो हर इन्वेस्टर को करना चाहिए। मुनि, आपके लिए भी सलाह यही है कि आप क्वांट एक्टिव की जगह आप आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप रख लीजिए। एक चेंज आपको सजेस्ट किया गया है, बाकी जो फंड्स आपने चुने हैं वो सही है। आप अपने जैसे फोकस 30 में भी इन्वेस्टमेंट रखिए, एसबीआई कॉन्ट्रा जो आपने चुना है वो भी ठीक है। क्वांट एक्टिव ये इनफैक्ट सही स्ट्रैटेजी होती है। जो फंड्स आप चुन रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, पहले एक्सपर्ट की राय लें, उसके बाद शामिल करें, तो फिर स्विच करने का, एग्जिट करने का टेंशन नहीं रहता है। तो यहां पर इसीलिए क्वांट एक्टिव की जगह आप आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप शामिल कर सकते हैं, यही सजेशन है। चलिए मिस्टर रुंगटा के टॉप 4 फंड्स ही पूछ लेते हैं व्यूअर्स के लिए जो मिस्टर रुंगटा की चॉइसेस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। बताइए क्या सजेशन आपके। तो दीपाली, मैं बताऊंगा कि अलग अलग कैटेगरी से बता रहा हूँ। पहला है टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड। वो इसीलिए है कि इसमें इक्विटी, डेट, प्रेशियस मेटल्स, कमोडिटीज ये सब इनके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। तो ये एक अच्छा एडिशन होगा इनके पोर्टफोलियो में, अलग अलग कमोडिटीज वगैरह का एलोकेशन नहीं करना होगा, गोल्ड जैसे फॉर एग्जाम्पल। दूसरा है एबीएसएल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। ये एक लार्ज कैप ओरिएंटेड निफ्टी 50 फंड में जो कंपनी है 50 कंपनियों उन्हीं में इन्वेस्ट करता है। सिर्फ फर्क इतना है कि जहां पर इंडेक्स के एलोकेशन वेटेजेस अलग होंगे, यहाँ पे इक्वल वेट होगा। तो जो 50 कंपनियां हैं निफ्टी 50 की, उसमें 2% एलोकेशन सभी कंपनीज में अक्रॉस द बोर्ड होगा। तो ये एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन है फ्रॉम अ लार्ज कैप कैटेगरी, जो आपको एक इट्स कंसिडर्ड टू बी अ मोर लेस वोलेटाइल स्कीम एज कंपेयर्ड टू द मिड एंड स्मॉल कैप। तीसरा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, जो एक फ्लेक्सी कैप अप्रोच है जिसमें लार्ज, मिड, स्मॉल कैप कोई भी कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकती है, जो फंड मैनेजर जिसका जो डिस्क्रिप्शन है उनका, और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी इसमें मिल जाता है। और जो लास्ट जो फंड है वो है आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड। इसमें जो रेगुलेटरी मैंडेट है वो ये है कि 25% आप लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप में करना है, बाकी फंड मैनेजर डिस्क्रिप्शन में अक्रॉस द मार्केट सेगमेंट कर सकते हैं। ओके, तो टाटा मल्टी एसेट, आदित्य बिरला निफ्टी 50 इक्वल वेट, पराग फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप। चलिए, शुक्रिया मिस्टर रुंगटा आने के लिए शो में, अपने व्यूज देने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ योर मनी में इतना ही, नमस्कार।